आई नो, बहुत लेट आया हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं। बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। सो इट्स चैप्टर 5 ऑफ हंटिंग एडेलिन। स्टार्ट करता हूँ। मैनिपुलेटर। हवा जैसे मुझे आगे ढकेल रही थी, जैसे कह रही हो, कूद जाओ, छलांग लगाओ और अपनी जान दे दो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। वो छोटी सी अंदर से उठने वाली आवाज़ मुझसे कह रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि तेज नुकीले पत्थर से टकराना काफ़ी पछताने वाली बात होगी। अगर मैं गिरकर तुरंत ना मरी तो, अगर मैं किसी चमत्कार से बच गई और मुझे वही टूटी फूटी लहूलुहान पड़ा रहना पड़ा तो, जब तक मेरी बॉडी जवाब ना दे दे, या फिर अगर मेरी बॉडी जवाब ही ना दे और मैं सारी ज़िंदगी अपाहिज बनकर जीने को मजबूर हो जाऊं। सभी संभावनाएं डरावनी थी। मैडम, कोई आवाज़ मुझे मेरी सोच से बाहर खींच लाई। मैंने सिर घुमाया तो एक लंबे अधेड़ उम्र का आदमी को खड़े देखा। उनके चेहरे पर एक अजनबी सी अजीब सी नरमी थी जो मुझे थोड़ी सुकून दे रही थी। उनके हल्के भूरे पसीने से चिपके बाल माथे से चिपके हुए थे और उनके कपड़ों पर मिट्टी और गंदगी के धब्बे लगे हुए थे। उनकी आंखें बार बार मुझसे और उस पहाड़ी किनारे से होते हुए इधर उधर जा रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो नर्वस है। उन्हें लग रहा था कि मैं कूदने वाली हूँ और मैं बस खामोश खड़ी थी, जिससे उनका शक और पक्का हो रहा था। फिर भी मैंने अपनी जगह नहीं बदली। हम लोग आज के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा। वो और उनकी टीम पूरे दिन मेरे घर के पोर्च की मरम्मत कर रहे थे, उसे नया लुक देने के लिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे थे कि मैं गलती से पुराने सड़े गड़े लकड़ी के टुकड़े पर पैर ना रख जाऊं। उन्होंने मुझे एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी भौहें सिकुड़ गई, जैसे उनकी चिंता और बढ़ गई है। तेज हवा मुझे घेरे हुए थी, मेरे बालों को इधर उधर उड़ा रही थी। मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की और देखा कि वो अब मुझे ध्यान से देख रहे थे। जब मैं छोटी थी, मेरी नानी मुझे इस पहाड़ी के पास आने नहीं देती थी। यह जगह मेरे घर से सिर्फ 50 फीट की दूरी पर था। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा लाजवाब था, खासकर जब सूरज ढलता था। लेकिन रात में अंधेरा इतना घना हो जाता था कि बिना टॉर्च के पहाड़ी का किनारा भी नहीं दिखता था। अब मैं उस खतरनाक जगह से महज 3 फीट की दूरी पर खड़ी थी। जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक चट्टानी किनारा था। जल्दी ये जगह अंधेरे में खो जाएगा और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं भी खो जाऊंगी। आप ठीक है मैम? उस आदमी ने एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हुए पूछा। मैंने स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे हटाया और सीधे पहाड़ी के किनारे की तरफ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वह तुरंत रुक गया और हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे हवा में ही कोई अवरोध खड़ा कर रहा हो ताकि मैं गिर ना जाऊं। वो मेरी मदद करना चाहता था, डराना नहीं, और मैंने उसे ही डरा दिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे दिल की धड़कन गले में अटक गई। मैं गिरने से बस एक कदम दूर थी। एक अजीब सा सिहरन भरा डर मेरे शरीर में दौड़ गया और उसके साथ वही पुराना घबराहट भरी भावना मेरे पेट में मथने लगी, जैसे कोई पानी की धार नीचे बह रही हो। मुझ में कुछ तो गड़बड़ है। शर्मिंदगी में मैंने कदम पीछे लिए और उस आदमी से माफ़ी मांगी और माफ़ी भरे नज़रों से देखा। मैं असहज महसूस कर रही थी। लाल गुलाब अब हर जगह दिखने लगे थे। 3 हफ्ते हो चुके थे जब मैंने पहली बार अपने किचन काउंटर पर एक खाली विस्की का ग्लास और एक गुलाब पाया था। उस दिन जब दया चली गई, मैंने लंबा गर्म शावर लिया और उसी दौरान यह तय किया कि अब मुझे हर चीज़ की रिपोर्ट करनी होगी। कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ना ज़रूरी था, ताकि अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी को पता चले कि क्यों। लेकिन जब मैं बाथरूम में बाहर आई तो खाली गिलास और गुलाब दोनों गायब थे। जैसे ही मैंने यह देखा, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं तुरंत पुलिस को कॉल किया। उन्होंने सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल कर दी, लेकिन बोले कि घर के अंदर जगह गुलाब मिलने को कोई मामला नहीं बनता।
लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। कौन कब मेरे घर में घुस रहा इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई पड़ा है, लेकिन अब ये साफ था कि पिछले 3 हफ्तों से कोई मुझे स्टॉक कर रहा था। मैं अपनी कार में बैठने जाती और वहाँ मेरी सीट पर एक लाल गुलाब रखा होता, एक बंद कार के अंदर जिसकी लॉकिंग भी सही थी। कभी कोई नोट नहीं, कभी कोई मैसेज नहीं, सिर्फ लाल गुलाब कांटों को ध्यान से काट कर। मैम, उस आदमी की आवाज़ मुझ पे फिर वर्तमान में ले आई। सॉरी, मैंने जल्दी से जवाब दिया, आज दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। कोई बात नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह अभी भी था। कल हम लोग रेलिंग लगाने आएंगे, उसने सुनिश्चित किया। मैंने सिर हिलाया। थैंक यू। वो जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। ओह, वैसे आपके लिए बाहर गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा हुआ है। मेरी सांसें थम गई। क्या? किसने भेजा? उसने कंधे उचकाए। पता नहीं, दोपहर के बाद रखा गया था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे लगा जैसे कोई पास की झाड़ियों में छिपकर मुझे देख रहा है। मैंने जल्दी से गुलाब को उठाया, घर के अंदर घुसी और दरवाज़ा लॉक कर दिया। गुलदस्ते में एक काला कार्ड रखा हुआ था जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। 3 हफ्ते पहले बार कोई सीधे मैसेज आया था। कांपते हाथों से मैंने कार्ड उठाया और पढ़ा। जल्दी मिलेंगे छोटी चूहिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। छोटी चूहिया, ये पक्का कोई आदमी और पूरी तरह पागल। घृणा से मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। मुझे नहीं पता कि वो कुछ करेगा या नहीं, लेकिन अगर मैं मरी या गायब हो गई तो कम से कम उन्हें पता होगा कि क्यों। एक हल्की मगर ठोस दस्तक मेरे दरवाजे पर होती है। अब तो इस हवेली में किसी भी आवाज़ से मेरी दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये नॉर्मल नहीं हो सकता। शायद मुझे कुछ हेल्दी खाना चाहिए। सुना है दिल के लिए अच्छे होते हैं, शायद वही खा लूँ। मैं दरवाजे के पास रखी खिड़की से पर्दा थोड़ी हटाकर देखती हूँ कि कौन आया है। हाय भगवान, मैं धीरे से कहती हूँ। कम से कम ये कोई अजनबी आदमी नहीं जो मेरे दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ा हो और ये कहे कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो किसी और की भी नहीं हो पाएगी तुम। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा निराश हूँ कि ये मेरा पीछा करना चाली रहस्यमय छाया नहीं, वो मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए बेताब हो। मैं भरी सांस छोड़ते हुए दरवाज़ा खोलती और वहाँ सामने सरीना राइली, मेरी माँ खड़ी है। उनके सुनहरे बालों की छोटी कसी हुई है, पतले होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगी है और बर्फ़ जैसे नीली आंखें ठंडी चमक रही है। वो हमेशा इतनी परफेक्ट दिखती है और मैं तो बस नहीं हूँ। जहाँ वो अपने हर हरकत में शालीनता और नजाकत दिखाती है, वहीं मुझे झुककर चलने और पैर फैलाकर बैठने की बुरी आदत है। बताइए, आज किस खुशी में आने की तकलीफ़ हुई? मैं बेरुखी से पूछती हूँ। माँ नाक सिकोड़ती है, जैसे मेरी बातों से वो जरा भी प्रभावित नहीं हुई। बाहर ठंड है, क्या तुम मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगी? वो चिढ़कर बोलती है, हाथ लहराकर इशारा करती है कि मैं रास्ते से हट जाओ। मैं अनमाने भाव से किनारे हो जाती हूँ और वो बिना संकोच अंदर चली आती है। उनके कैनल परफ्यूम की खुशबू हवा में घुल जाती है। मैं अपनी नाक सिकोड़ लेती हूँ। जैसे ही वो अंदर आती है, उनकी निगाहें हवेली के कोने में घूमने लगती है। उनकी झुकी हुई बोहें ये साफ दिखाती है कि ये जगह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम इस हवेली को इतनी नफ़रत से देखती रहोगी तो जल्द ही झुर्रियाँ पड़ जाएगी। मैं सीधा तंज कसती हूँ। वो गहरी सांस लेती है, जैसे मैं एक असभ्य और असंस्कारी इंसान हूँ, और फिर अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल खटाती हुई सोफे की तरफ बढ़ती है। तुमसे मिलकर हमेशा खुशी होती है एडलाइन, वो कहती है। उनके शब्दों में झूठी विनम्रता अच्छा लगती है। मैं बचपन से ही उनकी इस गहरी निराशा से भरी सांसों को सुनती आ रही हूँ। मैं हमेशा उन्हें निराश करने में माहिर हूँ। तो आज क्यों आई हो? मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। क्या मैं अपने बेटी से मिलने नहीं आ सकती? वो तीखे स्वर में कहती है। सच कहूँ तो माँ, मेरे बीच कभी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही। वो हमेशा मुझे नाराज़ रखती थी क्योंकि मेरी दादी, नाना और मैं काफ़ी करीब थे और मैं हर बार बहस में नाना का ही पक्ष लेती थी।
इसका बदला माँ ने इस तरह लिया कि जब भी मैं उनसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश करती, वो मुझे कोई ना कोई ताना मार देती। क्या तुम फिर वही पुराने भाषण देने आई हो कि मैं इस हवेली में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ? मैं पूछती हूँ और पास रखी झूले वाली कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। मेरी माँ बात अनसुनी कर अपने हीरे के बालियों को छूते हुए कहती है, कुछ सोचने लगती है, फिर अचानक वो गंभीर होकर कहती है, क्या तुम जानती हो कि यह हवेली तोड़े जाने लायक क्यों है एडेलाइन? उनका सफ़र ऐसा है जैसे वो मुझे कोई रहस्य बताने वाली है। मेरी बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि मैं धीरे से पूछती हूँ, क्योंकि इस हवेली में कई लोग मरे गए थे। मेरी सांसें रुक जाती है। तुम 5 मज़दूरों की बात कर रही हो जो आग में मर गए थे। मैं याद करती हूँ कैसे नाना ने मुझे बताया था कि सालों पहले ये हवेली जल गई थी और 5 लोग उसी चपेट में आ गए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं। उनकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई है। मैं असहज महसूस करने लगती हूँ और खिड़की की ओर देखने लगती हूँ। शायद मुझे माँ को अभी भेज देना चाहिए। फिर पर, पर फिर भी मैं पूछ बैठती हूँ, फिर और कौन? वो गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, तुम्हारी परदादी गीगी। मेरे सिर झटके से उनकी ओर घूमता है। क्या? माँ की आंखों में सख्ती छलकती है। गीगी की मौत इस हवेली में हुई थी एडेलाइन। सिर्फ मौत नहीं, उनकी हत्या हुई थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। ये सच नहीं हो सकता। मैं तुरंत विरोध करती हूँ। पर मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। नाना हमेशा गीगी की बातें करते थे। उनकी माँ के लिए सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि गीगी की हत्या हुई थी। मैंने एक बार पूछा था कि गीगी की मौत कैसे हुई और नाना ने बस इतना कहा था कि बहुत जल्दी चली गई। अब समझ आ रहा है कि नाना ने और कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि सच कहीं ज़्यादा भयानक था। वो गहरी सांस लेती, इसी वजह से तुम्हारी नाना को हमेशा इस हवेली से एक अजीब सा लगाव है। जब ये हुआ तब वो बहुत छोटी थी। उसके पिता जॉन इस जगह से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी नाना ने दुनिया का सबसे बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उसी घर में रहे जहाँ उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। वो मेरी ओर देखती है, शायद मेरे चेहरे पर आए भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये मेरी दादा के शब्द थे, मेरे नहीं, कम से कम उस हंगामा वाले हिस्से के लिए। खैर, जैसे ही वो बड़ी हुई उनके पिता ने यह हवेली उन्हें सौंप दी और खुद यहाँ से चले गए। और तुम तो जानती ही हो, वो यहाँ रहने लगे। मैं खिड़की की तरफ देखती हूँ जहाँ बारिश के हल्के बूंदें शीशे पर गिर रही है। कुछ ही मिनटों में तेज़ बारिश होने लगेगी। एक तेज़ गड़गड़ाहट घर की नींव तक हिला देती है। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? माँ पूछती है। उनकी आंखें मेरे चेहरे को भेद रही है। मैं धीरे से सिर हिलाती हूँ जैसे शब्द खोज रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई स्पष्ट विचार नहीं है। कोई शब्द नहीं, बिल्कुल कोई शब्द नहीं जो इस सदमे को बयां कर सके। वो फिर से गहरी सांस लेती है, लेकिन इस बार उनके लहजा थोड़ा नर्म है, जैसे उसमें हल्की सी हमदर्दी झलक रही हो। मेरे पिता कभी इस घर में सहज महसूस नहीं करते थे, लेकिन तुम्हारी नाना जिद पर अड़ी रही। वो गीगी से बहुत प्यार करती थी और इस घर को छोड़ नहीं पाई। ये घर श्रापित है एडेलाइन। मैं नहीं चाहती कि तुम भी यही गलती करो, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी नाना से प्यार करती थी। इस हवेली से जुड़ जाओ। मैं अपने निचले होठ को दांतों से दबा लेती हूँ जब एक और बिजली आकाश का चीर देती है। क्या गीगी की हत्या उसके स्टॉकर ने की थी? वही आदमी जिसे वो मेहमान बुलाती थी, जो उसके घर आता था, भयानक चीज़ें करता था, चीज़ें जो उसे पसंद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो चाहती थी? क्या वही था? क्या उसने सिर्फ खेल खेला था? क्या यह जानते हुए कि गीगी उस और खींच रही थी और फिर उसने मौके का फ़ायदा उठाया? यही एकमात्र चीज़ है जो समझ में आती है। मैं माँ की तरफ देखती हूँ। क्या पता चला कि गीगी की हत्या किसने की? माँ अपने सिर हिला देती है। उनके होठ कसकर भींचे हुए हैं, जैसे उनकी गुलाबी लिपस्टिक में हल्की दरारें पड़ गई है। लेकिन ये दरारें सिर्फ उनकी लिपस्टिक तक सीमित नहीं है, वे भी अंदर से टूटी हुई है। लेकिन क्यों, मैं कभी समझ नहीं पाई। नहीं, वो धीरे से कहती है, ये मामला आज तक अनसुलझा है। उस समय सबूत इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों को शक था कि ये मेरी दादा ने किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। वो गीगी से बहुत प्यार करते थे। गाइज, एक स्टॉप लेके बताता हूँ। जो गीगी है वो इसकी दादी है, और जिसको ये नाना कहती है वो उसके दादाजी है। ओके, अगेन स्टार्ट।
सुलझी हत्या। मेरे परदादी के इस घर में मार दिया गया था और किसी ने हत्यारे को पकड़ा तक नहीं। मेरा दिल एक भारी पत्थर की तरह डूबने लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उसे किसने मारा। कीकी की हत्या कहाँ हुई थी? मैं धीमे स्वर में पूछती हूँ। उसके बेडरूम में। माँ एक सेकंड के लिए शक रुकती है, फिर धीरे से कहती है, जो बाद में तुम्हारे नाना का कमरा बन गया और अब शायद तुम्हारे भी। वो गलत नहीं है। मेरे नाना का कमरा ही लिया था, भले ही मैंने इस पूरी तरह से नया बना दिया हो, लेकिन मैंने बेड के सामने रखा पूरा संदूक और कॉर्नर में खड़ा लंबा शीशा अभी तक रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें गीगी की थी। बेड मैंने नया खरीदा था, लेकिन वही चार दीवारें जिन्होंने एक भयानक हत्या देखी थी अब मेरे सोने की जगह थी। ये सिरहन पैदा करती है, थोड़ा डरावना भी है। लेकिन मैं माँ के लिए निराशाजनक बात यह है कि ये मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, और न ही कमरा बदलने के लिए। अगर इसका मतलब है कि मैं अजीब हूँ, तो शायद मैं अपने परिवार में पूरी तरह फिट बैठती हूँ। वही इंसान जिसके अंत में उसकी हत्या कर दी। गिगी ने अपने स्टॉकर से प्यार कर लिया। वही इंसान जिसने अंत में उसकी हत्या कर दी। और अब मेरा भी एक स्टॉकर है। बस फ़र्क इतना है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उससे प्यार कर बैठूँ। माँ खड़ी हो जाती है, एक इशारा की कि अब वो जाने वाली है। उनके ऊंचे एड़ी के जूते टाइल के फर्श पर टक टक करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जाते जाते वो एक आखिरी नज़र मुझ पर डालती है। उम्मीद है कि तुम सही फैसला लोगी और ये जगह छोड़ दोगी एडलिन। ये घर खतरनाक है। उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होते जाती है और फिर दरवाज़ा धीमे से बंद हो जाता है। मैं खिड़की से देखती हूँ जैसे उनकी कार लंबी सड़क पर आगे बढ़ जाती है। अब मैं इस बड़े श्रापित घर में अकेली हूँ और अचानक मेरे स्टॉकर के आखिरी शब्द बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। जल्दी मिलेंगे छोटी चुहिया। चैप्टर का एंड में हमेशा एक लेटर होता है जो इसके दादी ने लिखी थी, उसके दादी के डायरी से मिली थी। तो ये वो है। मैं 25th 1944। My visitor spoke to me today for the first time since he started coming around. I was shocked when he did. His voice is so deep, so alluring. Once he spoke, I had hoped he would never stop. I asked him why he kept coming around, watching me. He confessed his love for me, his desire to have me. I asked for his name, and he gave it to me, Ronaldo. An interesting name, but it suited him perfectly. He didn't say stay much longer after that, but he did ask for a kiss. I was hesitant, but in the end, I let him. I am ashamed to admit it. I hadn't even considered John in that moment. All I could think about is what his lips would feel like on my own. My imagination didn't do it justice. When he kissed me, I flew into the stars. I don't think I have come back down yet. तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है गाइस, चैप्टर 5। अब क्या मेरी भी आवाज़ ऐसे ही है क्या? सो डीप, सो अलूरिंग एंड वो तो आप लोग ही बताएंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर गाइस। बाय बाय माय छोटी चुहिया। टेक केयर।